लाइट रेज, लाइट कंसिस्ट ऑफ डुअल नेचर, लाइट कंसिस्ट ऑफ डुअल नेचर, लाइट की डुअल नेचर होती है। और अगर हम बात करें जो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने इसकी लाइट की रेस के ऊपर रिसर्च किया है, उनमें कौन कौन से हैं? उनमें हमारे पास श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर ने लाइट वेव के बारे में बताया, मैक्सवेल ने बताया है, और इस तरीके के दीगर साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पे लाइट रेस के बारे में बताया। और लाइट कंसिस्ट ऑफ डुअल नेचर, लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज हैविंग अ वेव नेचर, यानी लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर भी होती है और लाइट की जो है वो वेव नेचर भी होती है। अब हम बात करेंगे कि लाइट की कौन कौन सी जो नेचर है वो हमारे पास आजकल के दौर में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो कौन कौन सी है, लाइट की कौन कौन सी नेचर है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, अब आपको सबको नजर आ रही होगी स्क्रीन, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन, सबको स्क्रीन नजर आ रही है जी। तो लाइट की जो है वो हमारे पास क्या है, डुअल नेचर है, लाइट की पार्टिकल नेचर भी होती है और लाइट की वेव नेचर भी होती है। ये मैंने नोट्स ओपन कर लिए हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि लाइट की कौन सी नेचर है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब हम इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ेंगे उनको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक है जो हमने कल स्टार्ट किया नेचर ऑफ लाइट के हवाले से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से। तो इस तरीके का जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पहले भी, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक में भी पढ़ा है, कुछ सवाल कुछ इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। और वी हैव लर्न टिल स्पीड ऑफ लाइट, हमने कल स्पीड ऑफ लाइट तक जो है वो पढ़ लिया था। आज हम इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने आपको फॉर्मूला कल डिराइव करवा दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट को अगर हमने मालूम करना है तो हम इस फॉर्मूला से मालूम करेंगे, राइट। यू कैन सी द फॉर्मूला ओवर हियर। स्पीड ऑफ लाइट को हम इस फॉर्मूला से मालूम कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो इस फॉर्मूला से हम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को मालूम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जब हम पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, तो स्पीड ऑफ लाइट की क्या क्या एप्लीकेशन है, राइट। सो स्पीड ऑफ लाइट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैविंग मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइट रेज के हैं खास तौर पे, दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मली दे आर मूविंग विद द velocity of light, they are moving with the speed of light. So over here we are having a chart that is actually showing the movement of the light particles, कि light particles किस तरीके से मूव कर रहे हैं। लाइट की कौन सी नेचर है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज wave nature. The electromagnetic spectrum as shown in figure 13.4. The electromagnetic spectrum in figure 13.4 is broad range of frequencies, means that it is showing the broad range of frequency, right. So broad range of frequencies and wavelength of the electromagnetic waves characteristically is what are their characters, what are their characters, characteristically means what are their characters and how they are characterized, means कि इनकी characteristics क्या है और इनको किस तरीके से हम categorize करते हैं, what is their, what are their characteristics। तो यहाँ पर हम इनको देख रहे हैं, gamma rays are starting from -14, then we are having exponent -12 x-rays, then we are having ultraviolet x-rays are starting from -12 to -10, and then we are having ultraviolet rays। ultraviolet rays भी हमारे पास एक जो है रेडिएशन है, टाइप ऑफ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सनलाइट। और फिर यहाँ से हमारे पास क्या होता है, विजिबल रीजन स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे पास ऑनवर्ड जो है वो रीजन हो जाता है। यानी ये वाली जो लाइट रेज है ये विजिबल रेज में आती है। अल्ट्रावायलेट रेज आर द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन, और कमिंग फ्रॉम द सन, दे आर कमिंग फ्रॉम द सन, सन रेज, वी सी दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द सन। सन रेज आर आल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट रेज। इनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, जो सन से आ रही है, जो रेडिएशन सन से आ रही है, दीज आर कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, राइट। इसी तरीके से जो हमारे पास इसके बाद की इंफ्रारेड रेडिएशन है, इनकी रेंज ये वाली है, विजिबल लाइट में एक्सपोनेंट -4। बस ये आप लोगों ने ग्राफ समझ लेना है, इसको ज्यादा रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ ऑफ मेजरमेंट, टीवी, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडार, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव में आ जाती है, फिर एएम के अंदर आ जाती है। ये सारी की सारी क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग, और फिर हम इसके बाद इसको आगे लेकर चलते हैं। देन वी आर हैविंग रेडियो वेव्स। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेडियो वेव्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास और काफी सारी जो है वो रेडिएशन मौजूद हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट मैंने रब कर दिया है। ये सारी चीजें मैंने रब करके दोबारा मैं एनिमेटर अपना स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को यहाँ से मैं बता सकूं। रेडियो वेव्स आर वर डिस्कवर्ड in 1887 by the Heinrich Hertz, a professor of physics in Karl Ruche, Germany in 1932. Karl Gudjensky excluded that the source of the persistent radio waves came from the center of the galaxy. These waves are also generated by the oscillation of electric charges. These rays are generated due to the oscillation of electric charges. What is the meaning of oscillation? What is the meaning of oscillation? How can we define the word oscillation? Oscillation कैसे define करेंगे? Oscillation of electrical charges. Oscillation of electric charges means that
the particles are oscillating, the particles are moving, the particles are actually vibrating about the mean position, that is called as oscillations. So this phenomena is termed as oscillation, and these rays are actually due to the oscillation of the electric charges, right? So these rays are actually generated due to the oscillation of the electric charges. Then we are having some other. The wavelength range of radio rays is typically of the order of 1x 0.1 मीटर टू 3 एक्सपोनेंट 4 मीटर अप्रोक्सीमेट, यानी कि इनकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 0.1 से लेकर के 0.1 से इनकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है टू 3 एक्सपोनेंट 4 अप्रोक्सीमेटली. Nowadays radio frequencies are crowded with signals from radio and TV stations as well as gathering information from the universe. So the radio waves are used to gather the information from wavelength of radio waves is typically of the color of of the order of 0.1 to 3 exponent 4. नॉर्मली जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो हमारे पास रेडियो वेव्स है उनकी जो ऑर्डर है, उनकी जो वेवलेंथ रेंजेस है वो स्टार्ट होती है 3 एक्सपोनेंट 0.1 से लेकर के 3 एक्सपोनेंट 4 तक. तो ये जो है वो हमारे पास इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो इनकी रेंज है वो 0.1 से लेकर व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ जी द फुल मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ एफएम. एफएम इज फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम इज फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि मैं बता चुका हूं पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था. मॉड्यूलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीवी. टीवी इज फॉर टेलीविजन, एज वी ऑल नो टेलीविजन. और फिर उसके बाद जो हमारे पास एएम है, एएम इज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एएम इज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, stands for amplitude, stands for amplitude modulation. मॉड्यूलेशन जो है वो इसका आंसर, राइट? ठीक है, ऑलराइट. देन वी आर हैविंग, और इसके बाद हमारे पास क्या है, तो पीपल आर वेट. ओके, चलिए मैं इनको ऐड कर लूं. एडमिट ऑल, तो मैंने एडमिट कर लिए. ऑलराइट, ओके. ये हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना प्लीज माइक ऑफ कर दें अपना. ओके, so over here the wavelength range of radio waves is typically of the order 0.1 to 3 exponent 4 approximately. Nowadays frequencies are crowded with signal from radio and TV stations as well as gathering information from the universe. This is where we are reading. ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जहां पर हम लोग रीड कर रहे हैं, सही है. और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और यहाँ से जो है वो आगे है माइक्रोवेव्स. As we all know that, what is the meaning of microwaves? माइक्रोवेव क्या होता है? As we all know, माइक्रोवेव, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी वेवलेंथ, सही है. और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है जो रिलेट कर रहा है किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को और एम्पलीट्यूड को, वो क्या है, वो है v इज इक्वल्स टू एफ लेम्डा. v इज इक्वल्स टू एफ लेम्डा, और हम इसको c इज इक्वल टू एफ लेम्डा भी कहते हैं. तो c हमारे पास क्या है, फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, और c की वैल्यू हम सबको मालूम है कि क्या होती है. c इज फॉर स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, राइट. इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड. 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी वैल्यू होती है, हम सबको मालूम है बहुत अच्छे से. और इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने पहले भी पिछली भी क्लास में बताया था. c इज इक्वल टू 3 मीटर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज, इसका जो फॉर्मूला है वो है c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. यहाँ का मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग ताकि समझ जाए. c किसके बराबर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट. और c की जो फिक्स वैल्यू है दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड. ये हम सबको पता है कि c की फिक्स वैल्यू है, राइट. उसके बाद हम आगे चलते हैं इसको लेते हुए. ये जो हमारा नाउअडेज रेडियो फ्रीक्वेंसी क्राउडेड, ये मैंने बता दिया. माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बारे में हम क्या जानते हैं. द वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स आर टिपिकली 0.3 मीटर टू 30 सेंटीमीटर तक इनकी जो टिपिकल वेवलेंथ होती है इन फ्री स्पेस के अंदर. और फिर इसके बाद अगर आप देखें इन 1960 आर्नो बेंजाइस और रॉबर्ट विल्सन आर ट्रबल्ड विद देयर रेडियो टेलीस्कोप एंड they have used a radio telescope. Over here you see that due to the noise in the microwave part of their spectrum, the investigation to set the right of this problem led to the discover that the entire, क्या बता रहे हैं, the entire universe is immersed in, जो पूरा जो यूनिवर्स है वो इमर्स हुआ है, remain immersed of cosmic microwave background radiation. It is immersed of cosmic microwave background radiations left over after the Big Bang. The origin of the universe, significant information about our own and other galaxies are obtained by the microwave, and its value is varying from 1420 megahertz to 21 centimeter. यानी मेगाहर्ट्ज से जो इनकी वेवलेंथ है वो वेरी कर रही है
फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकी स्टार्ट होती है, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टार्ट होती है 1420 मेगाहर्ट्ज से और ये एंड हो रही है कहां तक, 21 सेंटीमीटर तक। एमिटेड बाय द न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, यानी बिग बैंग के बाद से ये जो रेडिएशन है ये मूव ऑन करती चली जा रही है और कभी ये रुक नहीं रही है, कहीं पर भी ये रुक नहीं रही है। जैसे बिग बैंग के बाद हमारी गैलेक्सी जैसे एक्सपेंड कर रही है उसी तरीके से ये रेडिएशन भी जो है वो रुक नहीं रही है। इनकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 1480 से, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका ऑर्डर है, 1480 से इनकी जो रेडिएशन है ये स्टार्ट हो रही है। कहां तक जा रही है ये, इनकी जो रेडिएशन है वो स्टार्ट होगी 1420 से 21 सेंटीमीटर तक, यानी नियरली इनकी जो रेंज है। नाउ एमिटेड बाय द न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ स्पेस, then we are having another type of radiations that are called as infrared radiations. As the name indicates, infrared, infrared का क्या मतलब है, what is the meaning of infra, infrared का क्या मीनिंग है जी, कोई बताएंगे infrared का क्या मतलब है, क्या होता है infrared? The prefix infra means below the frequency of infrared radiations. Frequency of infrared radiation extends from low frequency of red edge of visible light to a frequency of 300 gigahertz with corresponding wavelength of 1 millimeter. अब इनकी जो रेडिएशन है वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है. Infrared penetrates smoke and dust well than visible light. So infrared detectors are used by rescue services like fire brigade and by armed forces to make attacks under cover of the smoke screen. यानी इंफ्रारेड रीजन को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंफ्रारेड रीजन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को ये यूज कर रहे हैं. यहाँ पे आपको ये नजर भी आ रहे होंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ये किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो अपना जो कवरिंग है दैट कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड मटेरियल. इंफ्रारेड पेनिट्रेट्स स्मोक and dust well than visible light, so infrared detectors are used by rescue services like fire brigade and by armed forces to make attacks under cover of smoke screen. Then the prefix infra means below. Infra means below. The frequency of infrared radiation extends from low frequency of red edge of visible light to a frequency of 300 gigahertz with corresponding wavelength of 1 millimeter. Infrared radiations were discovered in 1880 by a German-born British astronomer 1738 to 1822 Frederick William Herschel while studying the temperature rise due to the light coming out of the prism. Although the peak of the sun's radiation is the visible, however, about the half of the energy reaching us from the sun is infrared. Infrared astronomy satellites make use of this to survey the sky as well as of that of Earth. Sky as well as that of Earth. यानी कि sky को ऑब्जर्व करने के लिए और अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए उनके जो रेडिएशन है उनको ऑब्जर्व करने के लिए इंफ्रारेड और हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं. इंफ्रा मीन्स बिलो. वेरी गुड. इंफ्रा का मतलब क्या होता है, बिलो. शाबाश. तो ये जो कुछ जो हमने रीजन पढ़े हैं इनके हवाले से आप लोगों को मैंने बताया है. इंफ्रारेड रीजन हैं और हमारे पास दूसरा क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है और इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है. ठीक है. तो ये बिग बैंग के बाद से ये इनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है. अगर यहाँ पे आ जाए रेटल स्नेक. रेटल स्नेक क्या होता है पता है सबको? रेटल स्नेक एक स्नेक का नाम है. एंड अदर पिट वाइपर्स have infrared detectors on their scouts containing a protein channels that are activated by the heat from the bodies of their prey. यानी जो भी अपने प्रे, अपने शिकार की जो बॉडी से जो हीट डिटेक्ट होती है उसको ये डिटेक्ट करते हुए एक्टिवेट करते हैं अपने इंफ्रारेड चैनल्स को of their prey. This helps them to detect warm-blooded prey at night. The pit organs allow snakes to see an image of their predators or prey like an infrared camera. यानी अपने जो इमेज होता है उसको ऑब्जेक्ट को देखते हैं लाइक इंफ्रारेड कैमरे के तौर पर अपने ऑब्जेक्ट को, अपने प्रे को ये आसानी से देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. रेटल स्नेक के अंदर ये एबिलिटी होती है. सही है. अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो अर्थ का जो इमेज है वो किस तरीके का नजर आ रहा है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्टार्टिंग है 0, 32, 64, 96, 120 और 160, यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर. जहां से आप देखें कि टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा है वो येलो कलर के अंदर नजर आ रहे हैं हमें, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वो हमें ब्लू, ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, और जहाँ पर 96 फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है वो येलो कलर का स्टार्ट हो रहा है. और फिर उसके बाद जो है वो रेड कलर में भी हमें टेम्परेचर यहाँ पे नजर आ रहा है, जो रीजन है वो नजर आ रहे हैं. राइट, क्लियर. तो ये हमें शो कर रहा है मुख्तलिफ रीजन ऑफ द अर्थ, different of the earth. Then there are ultraviolet radiation has higher frequency than visible light with wavelength ranging from 380 nanometers to 10 nanometer. The sun is the primary source of ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation. Primarily, sun is the ultimate source of the ultraviolet radiation. इन सब में से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? देखिए, जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी. इस तरीके से आप रिलेट करें, मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने एक बुनियादी फॉर्मूला जो है शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, एक सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि E बराबर होता है किसके, एच न्यू के. सही है. और न्यू बराबर होता है एच न्यू बराबर होता है, एफ बराबर होता है C अपॉन लैम्डा. C इज फॉर द स्पीड ऑफ लाइट.
और अगर आप यहाँ से नोट करें कि एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हम सबको मालूम है कि एच इज फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच किसका होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एच की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है और इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ। 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। ये एच की फिक्स वैल्यू और सी की वैल्यू हम सबको मालूम है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अगर हमें ई लिखना है यहाँ पर, ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है ई। सही है। अगर हमारे पास यहाँ पर आप एक ही नोट करें, अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहे हैं भाई एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। यानी एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। एनर्जी एंड वेव लेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ विल बी स्मॉलर, और अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। दोनों क्या है, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। जहां पर सी और एच जो है वो क्या है, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है और एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो बोथ आर एक्चुअली इनवर्सली रिलेटेड टू ईच ऑफ अदर। बोथ आर inversely related to each other. Now, when we are having ultraviolet radiation affect the human skin by causing the tanning, sunburn, and melanoma, water vapors transmit much of the sun's ultraviolet radiation, leading to the tanning and sunburn. Even on overcast days, glass absorbs most ultraviolet, preventing tanning through windows. Fluorescent material can absorb ultraviolet and emit visible radiations. यानी कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और जो है ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं हमारे। अब अगर आप आई ग्लासेस यूज कर रहे हैं, खास तौर पे जब आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है ना, तो खास तौर पे आई ग्लासेस जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। वो इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ताकि आसानी से जो है वो पर्सन को नजर आता रहे और वो डैमेज ना कर दे। जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो उसकी आंखों को खराब ना कर दे, इसीलिए जो फिजिशियंस है वो आपको कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद चश्मा सजेस्ट करते हैं ताकि आसानी से आपको नजर आ सके। अब हमें ये स्पेस शटल नजर आ रहा है। स्पेस शटल यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको पैनल्स नजर आएंगे, सोलर पैनल्स जो है वो नजर आएंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे नजर आ रहा है और एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये सोलर पैनल्स हैं और दरमियान में आपको इसके जो है वो ये नजर आ रहे हैं। ये इसके सराउंडिंग में जो है वो पैनल्स लगे हैं और दरमियान में आपको इसके एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो कि मूव ऑन कर रहा है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वगैरह डिटेक्ट होती है, यहाँ से रेडिएशन अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और इसके जरिए आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कब जो है वो चेंज हो रही है, कौन कौन सी चीजें जो है वो कोलाइड कर रही है। और मतलब मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सारे के सारे जो है वो इसके इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक? कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन ये है कि इसमें आपने रिलेशनशिप को समझना है बस, और इसके अलावा कोई इसमें बात नहीं है। व्हाट इज द फ्लोरेसेंट मटेरियल? फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है जी? बिल्कुल एक्सक्यूज मी सर, जी। सर ये क्या कहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है या नहीं? देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो हमने रिलेशन पढ़ा है ना अभी वो इंपॉर्टेंट है। यानी एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इंटर रिलेटेड, और एच की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्योंकि सन से आती है तो उसके बारे में तो आपसे सवाल होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, जो हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है। मैं दोबारा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाली जो रेडिएशन है, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है अल्ट्रा रेडिएशन का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। बाकी है कि आप बस नॉलेज अब इसका नोट आएगा जी। सर, मैं कह रही हूँ इसका नोट इम्पोर्टेंट है, नोट आ सकता है इसका। जी मे भी इसका नोट भी आ सकता है, और इसकी ये जो रेंजिंग इन्होंने बताई है कि रेंजेस भी इसमें से पूछी जा सकती है कि भाई वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है, इस हवाले से भी आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। सही। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें ना कि इसकी वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 380 टू 10 नैनोमीटर, 10 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अफेक्ट द ह्यूमन स्किन बाय कॉजिंग टैनिंग, सनबर्न, सनबर्न भी होते हैं जो आप यूज करते हैं, जो सन ब्लॉक होते हैं कुछ, और मेलानोमा, वाटर वेपर्स ट्रांसमिट मच ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीडिंग टू द टैनिंग एंड सनबर्न इवन ऑन ओवरकास्ट डेज. Glass absorb most of the ultraviolet, preventing tanning through window fluorescent material and other absorb ultraviolet radiation. Then X-rays are the high frequency short wavelength.
एज द नेम इंडिकेट हाई फ्रीक्वेंसी, वही वाला रिलेशनशिप जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दोबारा से लिख लिया यहाँ पर, मैं दोबारा यहाँ पे लिखवा देता हूँ, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड, वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है, ध्यान में बिठा लेना है इसको अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम होती है। डिस्कवर्ड बाय हाई वैन कॉनॉट ब्रॉन्स्टन इन 1895, देयर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 2.4 exponent 16 hertz to 2 exponent 19 hertz, 2 exponent 19 hertz in medicine, and density X-rays with the wavelength of 10 picometer to 60 picometer are commonly used. Conventional X-rays use film to record the amount of X-rays radiation passing through tissues, okay? टिश्यूज से भी इवन पास थ्रू कर सकती है। एक्सरे एज द नेम इंडिकेट, हमें से कई सारे लोगों ने वी हैव गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सरे। व्हाट आर एक्सरेज? दैट आर यूज्ड टू इमेज द बॉडी, दैट आर यूज्ड टू इमेज द टिश्यू, दैट आर यूज्ड टू इमेज द बोन्स, दैट आर यूज्ड टू इमेज disorderity of the human body are called as X-rays. एक्सरे पता है ना? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का चमकना, सही है, ग्लो करना। फ्लोरेसेंट स्टैंड्स फॉर ग्लोइंग ऑफ एनी मटेरियल, यानी ग्लो, फ्लोरेसेंट का मतलब होता है ग्लो करना। स्टैंड्स फॉर ग्लोइंग ऑफ किसी भी मटेरियल का क्या करना? ग्लो करना। तो फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकना। अब वो आप कोई भी मेटल जो है वो आमतौर पे फ्लोरेसेंट मटेरियल होते हैं। मेटल्स आर मोस्टली फ्लोरेसेंट मटेरियल्स, मेटल्स आर मोस्टली फ्लोरेसेंट मटेरियल्स, ओके। ये क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में तो मैंने कहा जवाब दे दूं। मेटल्स आर मोस्टली फ्लोरेसेंट मटेरियल। क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर शाइनिंग, दे आर शाइनिंग, शाइनी सरफेस, बिकॉज ऑफ शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस की वजह से मेटल जो है वो फ्लोरेसेंट होते हैं नेचर में। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकने वाला। तो खासतौर पे जो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल्स होते हैं। और यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है डेंसिटी और X-rays with a wavelength of 10 picometer to 60 picometer are commonly used. Conventional X-rays use film to record the amount of X-ray radiation passing through tissues. यानी टिश्यू से जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें नजर आ रही है, यहाँ पे हमें दो नजर आ रहे हैं एक्सरे के। ये एक्सरे टीथ का लिया हुआ है और ये किसी भी टिश्यू का एक्सरे हमें नजर आ रहा है। समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको ये सनलाइट जो स्पेस के अंदर स्पेस शटल जो है वो मूव होते हुए नजर आ रहा है। स्पेस शटल, स्पेस शटल इन द स्पेस शिप मूविंग इन द स्पेस, ठीक है। तो ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ा। लेस देन मिनट यहाँ पे रह गया है, तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई आप लोगों का सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछ लें, यहाँ पे पूछ लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल भी आप लोग 11 बजे फिक्स तैयार रहिएगा। 11 बजे आज हमने पेज नंबर 280 तक पढ़ लिया। कुछ और सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है हमने सेकंड ईयर के अंदर इस साल बच्चों को पढ़ाया है और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की